आज से 77 साल पहले 30 जनवरी 1948 दिल्ली के बिरला हाउस, जो उस टाइम पे घर हुआ करता था महात्मा गांधी जी का, हमेशा की तरह इसी दिन भी वो अपना डेली रूटीन करते हैं और शाम के 5:17 पे इवनिंग की प्रेयर के लिए वो प्रार्थना सभा की ओर बढ़ते हैं। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस भीड़ के अंदर एक व्यक्ति मौजूद है, उसने खाकी कलर के कपड़े पहने हैं और जिसके हाथ में एक रिवॉल्वर है। और जैसे गांधी जी प्रार्थना सभा की तरफ बढ़ते हैं, उस भीड़ को चीरते वो व्यक्ति बाहर आता है और गांधी जी को प्रणाम करके उन पे गोलियां चलाता है। क्या एक व्यक्ति कुछ लोगों के लिए क्रांतिकारी और कुछ लोगों के लिए टेररिस्ट हो सकता है? वेल, ये आज भी बहुत बड़े सवाल है, क्योंकि भारत के अंदर काफी लोग ये सोचते हैं कि गॉडसे ने गांधी जी को मार के बिल्कुल सही किया। बीजेपी की सांसद साध्वी प्रज्ञा कहती है कि नाथूराम गॉडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। नाथूराम गॉडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। तो इसी तरह मध्य प्रदेश के अंदर भी जो हिंदू महासभा है, उन्होंने गॉडसे के नाम पे एक मेमोरियल लाइब्रेरी बनवा दी। मध्य प्रदेश में फिर एक गोडसे का जिन निकल आया है। हिंदू महासभा ने गोडसे का महिमा वंदन करते हुए गोडसे ज्ञानशाला खोल ली है। लेकिन इन सबके बीच में सबसे बड़ा सवाल ये है कि गॉडसे खुद गांधी जी का भक्त था, उनको मानता था, उनकी पूजा करता था। और 1930 में जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट थी, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके अंदर गांधी जी के साथ ये गॉडसे भी था। तो गॉडसे ने गांधी जी को गोली क्यों मारी, आज की इस वीडियो में हम इसी चीज को फाइंड आउट करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना कि हम ऐसी ही वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। गांधी जी की मौत से 38 साल पहले बॉम्बे पुणे लाइन पे एक छोटा सा गांव बारामती में साल 1910 के अंदर एक बच्चे का जन्म होता है, रामचंद्र का। अब रामचंद्र के माता पिता को ये लगता है कि उनके परिवार पे एक श्राप है कि इससे पहले जितने भी मेल चिल्ड्रन पैदा हुए थे वो सभी के सभी मर जाते हैं। हालांकि लड़कियां जिंदा थी पर लड़के थे वो मर रहे हैं। रामचंद्र के माता पिता को ये लगा तो रामचंद्र को भी एक लड़की की तरह ही रखेंगे। अब वो रामचंद्र को लड़कियों जैसे कपड़े पहनाते हैं और नाक में एक नथ भी पहनवाते हैं। और इसी नथ पहनने की वजह से उसका नाम पड़ जाता नाथूराम। नाथूराम गॉडसे का पढ़ाई के अंदर बिल्कुल भी मन नहीं लगता, तो वो स्कूल को ड्रॉप आउट कर देते हैं और एक कारपेंटर और फ्रूट वेंडर का काम करते हैं। लेकिन नाथूराम गॉडसे को हिंदू रिलीजियस लिटरेचर और हिस्टोरी और पॉलिटिक्स पढ़ने का काफी शौक था। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि नाथूराम गॉडसे खुद महात्मा गांधी जी की राइटिंग को काफी पसंद करता था और उसे फॉलो भी करता था। लेकिन फिर कहानी के अंदर एक मोड़ आता है। साल 1932, 22 साल की उम्र में नाथूराम गॉडसे आरएसएस ज्वाइन करता है और हिंदू महासभा से भी वो जुड़ जाता है। और यहाँ पे इसकी पहली मुलाकात होती है वीर सावरकर से। यहाँ से चीजें थोड़ी बदलने लगती है, क्योंकि नाथूराम गॉडसे महात्मा गांधी जी को तो मानता था, लेकिन वो वीर सावरकर के टच में आ चुका था। और वीर सावरकर और महात्मा गांधी जी, इनकी जो आइडियोलॉजी थी, जो विचारधारा थी, वो बिल्कुल ही अलग थी। गांधी जी एक सेक्युलर आइडियोलॉजी पर्सन थे और जो वीर सावरकर है, उन्होंने अपनी खुद की एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी बना रखी थी। अब मैं आपको थोड़ी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जो सेक्युलर आइडियोलॉजी होती है, इसका मतलब होता है कि किसी भी देश के अंदर जितने भी धर्म है उनको समान रूप से रखा जाएगा, यानी देश है वो किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेगा। और यहाँ पे गांधी जी का ये मानना था कि अगर भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराना है तो हिंदू, मुसलमान और जितने भी धर्म है उनको एकजुट होकर एक साथ खड़ा होना होगा। और एट दी एंड वो ये भी कहते थे कि धर्म को राजनीति से बिल्कुल अलग रखना चाहिए और राजनीति को धर्म से। अब आते हैं वीर सावरकर की आइडियोलॉजी पे। हिंदुत्व आइडियोलॉजी ये एक फार राइट राष्ट्रवादी विचारधारा थी, जिसमें वीर सावरकर का ये मानना था कि जो भारत है वो एक हिंदू राष्ट्र है और जो बाकी के जितने भी धर्म है, खासकर मुसलमान, उनको जो अपीजमेंट मिला जाता है उस चीज का विरोध होना चाहिए। तो यहाँ पे गांधी जी और वीर सावरकर की आइडियोलॉजी बिल्कुल ही अलग थी। बट जो गॉडसे है वो वीर सावरकर के संपर्क में आते हैं और उनकी संगत में रहने के बाद सावरकर की जो विचारधारा है उसका असर सबसे ज्यादा गॉडसे पे होता है। अब इसका रिजल्ट ये था कि जो गॉडसे गांधी जी की पूजा करता था, अब उनसे वो नफरत करने लगा था। गॉडसे का ये भी मानना था कि जो गांधी जी है, उन्होंने अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट है उसको बिल्कुल खत्म कर दिया है। एट दी एंड गॉडसे को ये भी लगने लगा था कि गांधी जी कोई भी काम करते हैं उसके अंदर वो मुसलमानों का समर्थन ज्यादा करते हैं। अब धीरे धीरे ये जो नफरत है ये अभी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उन्होंने गांधी जी को मारने तक का डिसाइड किया। और साल 1942 तक आते आते जो गॉडसे है उसकी जो विचारधारा है वो पूरी तरह से बदल गई।
1910 से 1942 के बीच में वो गांधी जी को फॉलो करते थे। 1942 से लेके जब उन्होंने गोली चलाई यानी 1948, तब तक वो वीर सावरकर को फॉलो करते थे और उनकी जो नफरत है वो गांधी जी के प्रति बढ़ती गई। अब गांधी जी की हत्या करना किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं थी और ना ही कोई एक व्यक्ति का गुस्सा था। असल में ये एक लंबी और सोची समझी साजिश थी जिसको एग्जीक्यूट करने के लिए टोटल 1 साल का समय लगता है और इसके अंदर 6 व्यक्ति थे। पहले नाथूराम गोडसे जो एक मेन हत्यारे थे, दूसरे थे नारायण आप्टे जो इस पूरी साजिश के मास्टरमाइंड थे और वो इंचार्ज होते हैं कि इस केस के अंदर जितने भी आइटम लगेंगे उस चीज की व्यवस्था करना। तीसरे थे विष्णु करकरे जो इस केस के लिए आदमी ढूंढना चाहते थे जो गांधी जी को गोली मार सके। चौथे थे दिगंबर बड़गे जो इस केस के लिए हथियार सप्लाई करते थे। पांचवे थे मदनलाल पवा जिनको पहला जो अटेम्प्ट था गांधी जी को मारने वाला उसमें इनको एज ए मेन कल्प्रिट चूज किया गया था और इन सबके एक गाइडिंग स्पिरिट थे वीर सावरकर। अब ईयर 1942 में गोडसे और नारायण आप्टे मिलकर एक संगठन बनाते हैं हिंदू राष्ट्र दल और एक अखबार शुरू करते हैं जिसका नाम था अग्रणी। अखबार के अंदर गांधी जी और मुसलमानों के खिलाफ काफी नफरत भरे लेख लिखे जाते थे। इसी तरह एक आर्टिकल की हेडलाइन थी गांधी जी कमिट सुसाइड, यानी उसमें कहा गया था कि गांधी जी को राजनीति छोड़ देनी चाहिए। इसी सारे रीजंस की वजह से अग्रणी अखबार उसको बैन कर दिया गया था। लेकिन अब आते हैं उन डेट्स पे जहाँ पे इस प्लान को एग्जीक्यूट करना था, यानी गांधी जी की डेथ के 10 दिन पहले, यानी 20 जनवरी 1948 को गांधी जी को मारने की सबसे बड़ी कोशिश की गई थी। अब इस केस में जितने भी लोग मौजूद थे उन्होंने 2 प्लान्स बना रखे थे। प्लान फर्स्ट, मदनलाल पवा गांधी जी को गोली मारेगा, लेकिन जब 19 जनवरी की रात को मदनलाल से ये कहा जाता है कि उसे गांधी जी को गोली मारनी है तब वो पीछे हट जाता है। वो कहता है कि उसे अपनी जिंदगी ज्यादा प्यारी है, उसे शादी करनी है और अपना परिवार बसाना है, तो वो गांधी जी को मार के अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करेगा। नाथूराम गोडसे और आप्टे ये जानते थे कि मदनलाल पवा शायद मना कर सकता है, तो उन्होंने दूसरा प्लान भी तैयार रखा जिसमें यह तय हुआ कि जो मदनलाल पवा है वो प्रार्थना सभा के पास में एक बम फोड़ेगा जिससे चारों तरफ डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा और उससे दिगंबर बड़के है वो गांधी जी पे बम फेंकेगा और बाद में गोलियां मारेगा। लेकिन जब ये प्लान एग्जीक्यूट करने का एग्जैक्ट टाइम आता है तब दिगंबर बड़गे वो इस चीज से डर जाता है और वो अपनी रिवॉल्वर को अपनी जीप की सीट के नीचे छुपा देता है। जब प्लान कामयाब नहीं होता है तो आप्टे और गोडसे उसी जीप में बैठ के भाग जाते हैं, लेकिन एक शख्स पकड़ा जाता है, मदनलाल पवा। पुलिस ने जब मदनलाल पवा को पकड़ लिया था तो गांधी जी कहते हैं कि इस लड़के से कोई नफरत करने की जरूरत नहीं है, असल में भगवान से प्रार्थना करो कि इसे एक अच्छा रास्ता दिखाए। लेकिन गोडसे और उनके जो साथी थे उनका इरादा अब और भी पक्का हो चुका था। तो अब बात आती है उस आखिरी दिन की, 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी को दिल्ली के बिरला हाउस जहाँ पे गांधी जी रहा करते थे, सुबह के 3:30 बजे वो उठते हैं, सुबह की प्रेयर करते हैं और नींबू और शहद का गर्म पानी भी पीते हैं। इसके बाद वो अपना डेली रूटीन करते हैं। इस रूटीन में मालिश करवाना, अखबार पढ़ना और बकरी का दूध पीना शामिल है। गांधी जी शाम को 4 बजे अपनी आखिरी मीटिंग करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल से और ये मीटिंग काफी लंबी खिंच जाती है, यानी शाम के 5 बजे गांधी जी अपनी प्रेयर करते हैं तो उसे वो ऑलरेडी 10 से 15 मिनट लेट हो चुके थे, यानी टाइम हो चुका था 5:10 या 15 मिनट। जब वो अपनी प्रार्थना के लिए कमरे से बाहर निकले तो उन्होंने अपनी भतीजी मनु से कहा कि अगर वो जिंदा बच गए तो वो आगे की बात करेंगे। अब असल में ये हैरान करने वाली बात है कि 20 तारीख से लेकर 30 जनवरी के बीच में महात्मा गांधी जी ने तकरीबन 14 बार अपनी मौत का जिक्र किया। और वहीं दूसरी ओर दिल्ली के अंदर गोडसे और उनके साथी यानी नारायण आप्टे, विष्णु करकरे सुबह 7 बजे जो दिल्ली स्टेशन है वहाँ पे जो रेस्टिंग एरिया होता है वहाँ पर अपनी आखिरी प्लानिंग करते हैं। पहले ये तय होता है कि बाजार से एक बुर्का लिया जाएगा और गोडसे उस बुर्के को पहनेगा, लेकिन बुर्का काफी ढीला होता है जिसकी वजह से जो पिस्टल है वो कहीं पे फंस रही थी। यहाँ पे आप्टे कहते हैं कि जो सिंपल सा तरीका है वो ही सबसे बेस्ट है। तो उन्होंने उस समय की सबसे ट्रेंडिंग ड्रेस खाकी शर्ट और खाकी पैंट को अपना एक लुक दिया। गोडसे ने अपनी पिस्टल बरेटा अम 1934 के अंदर टोटल 7 गोलियां भरी और वो आशीर्वाद लेने के लिए बिरला मंदिर चला गया। नारायण आप्टे और विष्णु करकरे वो भी आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर में चले जाते हैं, पर वहां से जो गोडसे है वो जंगल की तरफ जाते हैं ताकि वो और ज्यादा प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि आज उन्हें गांधी जी को मारना ही था। अब शाम के 5 बजते हैं तो गोडसे और उनके जो साथी हैं वो बिरला हाउस पहुंच जाते हैं। अब उस दिन भी सिक्योरिटी टाइट थी,
लेकिन गांधी जी ने कह रखा था कि उनके फैंस की कोई तलाशी नहीं लेगा। इस वजह से जो गोडसे और उनके साथी हैं वो इस तलाशी के एरिया से बच के अंदर प्रार्थना सभा की ओर आते हैं। अब 5 बज चुके थे पर गांधी जी अभी भी नहीं है, यानी गांधी जी को आने में देरी हो रही थी। इस चक्कर से गोडसे उसको डर लग रहा था कि कहीं उसका प्लान फेल ना हो जाए। लेकिन तभी गांधी जी आते हैं अपनी दोनों ग्रैंडसीज के साथ, मनु और अब्बा के साथ। गांधी जी मनु और अब्बा को अपनी वॉकिंग स्टिक समझते हैं और अब जैसे ही गांधी जी सीढ़ियां चढ़ के गार्डन की तरफ पहुंचे तो गोडसे उस भीड़ को चीरते हुए आता है, जिसने अपना रिवॉल्वर पिस्टल है वो उसको अपने हाथ में ऐसे छुपा रखा था और इसे हाथ जोड़ता है और कहता है कि गांधी जी नमस्ते और पैर छूने की कोशिश करता है। अब उनकी जो ग्रैंडसीज थी आभा, वो गोडसे को रोकती है। वो कहती है कि गांधी जी ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, तो आप कृपया हमें प्रार्थना सभा जाने दें। लेकिन गोडसे के इरादे आज अलग थे। वो अपने लेफ्ट हैंड से आभा को धक्का देता है और गांधी जी पे पॉइंट करता है और टोटल 3 बुलेट्स है वो गांधी जी को मारता है। पहली गोली थाई में लगती है, दूसरी स्टोमच एरिया के अंदर और तीसरी हार्ट के पास। गोली लगने के बाद गांधी जी ने सिर्फ इतना कहा, हे राम, और वो जमीन पे गिर जाते हैं। अहिंसा का सबसे बड़ा पुजारी आज हिंसा की बलि चढ़ चुका था। अब गांधी जी को मारने के बाद नाथूराम गोडसे ने भागने की कोशिश नहीं की। फिर इसके बाद गोडसे को पकड़ लिया जाता है और रेड फोर्ट की स्पेशल कोर्ट के अंदर एक ये पूरा केस चलता है, जिसके अंदर नाथूराम गोडसे वो 5 घंटे की अपनी स्पीच देते हैं और ये स्पीच आगे जाके एक किताब बनती है जिसका टाइटल था मैंने गांधी को क्यों मारा। नाथूराम गोडसे अपनी किताब के अंदर या अपने बयान के अंदर टोटल 5 रीजन देते हैं गांधी जी को मारने के। पहला रीजन था मुस्लिम अपीजमेंट। नाथूराम गोडसे को हमेशा से ये लगता था कि गांधी जी है वो मुसलमानों की ज्यादा तरफदारी करते हैं। कोई भी अगर आंदोलन करे या कोई भी कार्य कर रहे हैं तो वो मुसलमानों का ज्यादा समर्थन करते थे। सेकेंड रीजन था पार्टीशन। नाथूराम गोडसे को ये लगता था कि गांधी जी जैसा पावरफुल व्यक्ति भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा होना है उस चीज को रोक सकता है, लेकिन उस चीज में वो असफल रहे, तो ये भी एक रीजन था। तीसरा था हिंदुस्तानी भाषा। सावरकर और जो गोडसे थे वो चाहते थे कि भारत की जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी भाषा हो, लेकिन गांधी जी का मानना था कि हिंदुस्तानी एक भाषा होनी चाहिए जिसमें हिंदी और उर्दू का मिक्सचर हो। अब असल में वो ऐसा इसलिए चाहते थे कि भारत एक सेक्युलर कंट्री हो जिसमें ये दिखाया जाए कि भारत के अंदर जितने भी धर्म है उन सभी को मिला के एक मिक्स लैंग्वेज बनी हुई है, ताकि ये जो लैंग्वेज है ये सेकुलर का एक विजुअल हो, इसलिए। लेकिन गोडसे साफ कहते हैं कि पूरा भारत जानता है कि हिंदुस्तानी जैसी कोई भाषा नहीं है। और फोर्थ रीजन था कि 1946 में जो बंगाल दंगे हुए थे उसका जिम्मेदार भी गोडसे वो गांधी को मानता था। और पांचवा रीजन था पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने का। असल में होता ही है कि गांधी जी है वो दिल्ली के अंदर एक आंदोलन करते हैं 13 जनवरी 1948 को, जिसका असली मकसद ये था कि भारत है वो पाकिस्तान के 55 करोड़ रुपए उसको दे दे। असल में ये तब ही तय हुआ जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ और पार्टीशन के दौरान ही पाकिस्तान ने कश्मीर को अपना हक करने के लिए यानी उस पर अधिकृत करने के लिए हमला कर देती है। तो नेहरू और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम ये 55 करोड़ रुपए इसको रोक लेते हैं, ताकि अगर हम ये 55 करोड़ रुपए दे देंगे तो पाकिस्तान इसी से हथियार खरीदेगा और उल्टा हम ही पे हमला करेगा। तो इस चीज़ के लिए जो नेहरू है और वल्लभ भाई पटेल है उन्होंने ये 55 करोड़ रुपए रोक लिए थे। लेकिन गांधी जी इस बारे में आंदोलन करते हैं और सरकार को गांधी जी की बात माननी पड़ती है। तब यहाँ पे गोडसे ये कहते हैं कि जो गांधी जी है वो भारत के राष्ट्रपिता नहीं है बल्कि वो पाकिस्तान के राष्ट्रपिता है। गोडसे ने अपने काम की तुलना रामायण के श्री राम और महाभारत के अर्जुन के रूप में की। उन्हें लगा कि अगर वो गांधी जी को मार देंगे तो जितने भी सिख है या जो हिंदू है वो उनकी तरफ आएंगे, पर असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हाँ, अगर हम गोडसे की ये जो जितने सारे रीजन्स दिए थे उनको अगर हम ऐतिहासिक तथ्यों के साथ रखते हैं तो इसका रिजल्ट कुछ और होता है। जैसा कि गोडसे ने कहा था कि गांधी जी है वो बंटवारे के लिए जिम्मेदार है, तो यहाँ पे गांधी जी है वो आखिर तक यही चाहते थे कि बंटवारा ना हो। यानी इसी दिन जिस दिन 3 जून 1947 को जो बंटवारे का ऐलान हुआ था उस दिन उन्होंने राजेंद्र प्रसाद से ये कहा था कि मुझे इस चीज़ के अंदर सिर्फ बुराई ही दिखाई दे रही है। और तो और उन्होंने बंटवारे को रोकने के लिए जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उनको प्रधानमंत्री बनाने तक का ऐलान किया था। दूसरा है कि 55 करोड़ रुपए का। तो यहाँ पे दिल्ली के अंदर जो दंगे हो रहे थे हिंदू और मुस्लिम के बंटवारे के बाद, तो उस चीज को रोकने के लिए और हिंदू और मुस्लिम को वापस एकजुट करने के लिए गांधी जी ने ये आंदोलन किया था। पर असल में 55 करोड़ रुपए की बात तो जब बंटवारा हुआ था उसी टाइम ऐलान कर दी गई थी, वो भी खुद कांग्रेस ने की थी।
तो असल में ये रुपए तो देने ही थे। तो ये दूसरा रीजन है, ये भी फेल था। और तीसरा था अपीजमेंट का। अब असल में गॉडसे ने जिस चीज को अपीजमेंट का, गांधी जी का मानना था कि वो इस चीज से जितने भी धर्म हैं उन सभी लोगों को एक साथ ला पाएंगे ताकि वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सके भारत को आजाद करवाने के लिए। तो गॉडसे के जितने भी रीजन थे जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने गांधी को क्यों मारा, उसको काउंटर करने के लिए काफी सारे रीजंस हैं। गांधी जी की हत्या से पूरे देश के अंदर मातम छा गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा कि हमारी जिंदगी की रोशनी चली गई है, अब चारों तरफ अंधेरा है। और वहीं दूसरी तरफ पूरे देश के अंदर हिंदू महासभा और आरएसएस के जितने भी दफ्तर थे उन सभी पे दंगे होने लगे। लोगों ने जाके इस चीज का विरोध किया। अब स्पेशल कोर्ट में चले इस फैसले के बाद 8 नवंबर 1948 को एक फैसला आता है जिसमें नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा दी जाती है। और इनके अलावा जितने भी बाकी 6 सदस्य थे उनको उम्र कैद और वीर सावरकर के खिलाफ पूरे सबूत न होने की वजह से उनको बरी कर दिया जाता है। गांधी जी के जो बेटे थे मणिलाल और रामदास गांधी, उन्होंने अंत में कोर्ट से यही सिफारिश की कि वो गोडसे और आप्टे को फांसी ना दे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो इस चीज पे अड़ गए कि गोडसे और आप्टे को तो फांसी मिलेगी। 15 नवंबर 1949 को बाला जेल के अंदर आप्टे और गोडसे को फांसी दी जाती है और फांसी से एग्जैक्ट पहले वो कहते हैं कि अखंड भारत अमर रहे। तो अब ये सवाल आता है कि क्या नाथूराम गोडसे एक आतंकवादी था या एक राष्ट्रवादी? देखिए, अगर जितनी इस चीज को बताने वाली थ्योरीज हैं इनके आधार पर अगर मैं आपको बताऊं तो एक राष्ट्रवादी वो होता है जो समाज के सुधार के लिए लड़ता है, और एक आतंकवादी वो होता है जो एक समाज में बहुत बड़ा चेंज लेके आना चाहता है, लेकिन उसके लिए वो जो जितने भी सिविल पर्सन है, जितने भी आम आदमी है, उनको नुकसान पहुंचाता है और समाज के अंदर डर और आतंक का माहौल पैदा करता है। और अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी महात्मा गांधी जी की हत्या करना इसी डर और हिंसा का ही एक रूप था। तो अगर हम इन थ्योरीज के आधार पर देखें तो नाथूराम गोडसे ने जो किया था वो एक क्रांतिकारी नहीं बल्कि एक आतंकवादी कृत्य ज्यादा होगा। इसी तरह जस्टिस जीडी खोसला जो इस केस के जज थे, उन्होंने भी अपनी किताब में यही लिखा है कि नाथूराम गोडसे अंत के समय में अपने किए हुए पे, यानी उन्होंने जो गांधी जी को मारा था, इस पे काफी पछता रहे थे। तो उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा कि आखिरकार जीत है वो गांधी के विचार की हुई। और गोडसे का ये कहना था कि उसने गांधी जी को मार के गलत किया, वो चाहता था कि आखिर के सालों में वो देश सेवा करे। और जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि आने वाले समय में लोग बहुत मुश्किल से भरोसा करेंगे कि भारत देश के अंदर इस हार्ड और मास के अंदर एक ऐसा व्यक्ति भी रहता था। मैंने अपना ये वीडियो बना दिया। अगर आपको इसमें कोई भी गलती लगती है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई भी अगर गलती होगी तो मैं उसको फिक्स ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।